प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास है उसमें आज जो हमारी परिचर्चा का विषय रहेगा मार्क्सवाद। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है ये हमारे टॉपिक मार्क्सवाद। ठीक है, और मार्क्सवाद के जो जनक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो समय है वो 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी बताया जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और एक जर्मन दार्शनिक थे। वैज्ञानिक और समाजवाद का प्रणेता अर्थात जनक उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है समाजवाद यानी एक तरह से क्रांति, सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए कार्य किया। ठीक है, समाजवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मार्क्स का जो पूरा नाम है वो है कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या बताया? कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। इनकी जो साम्यवादी यानी समानता, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, तो इनके लिए जो साम्यवादी विचारधारा थी इनकी, वही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यहाँ देखिए, एक तरह से मार्क्सवाद जो है वो कहता है कि जो उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, और उन पर जो सामाजिक स्वामित्व बना हुआ है यानी पूंजीपति जो वर्ग हैं उनका स्वामित्व है। कहता है वर्ग विहीन समाज, कहता है समाज ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग हो ही नहीं, यानी समाज जो है वो वर्गों से रहित हो, वर्ग विहीन समाज हो, सब समान हो। ठीक है, उनको किसी कैटेगरी में डिवाइड ना किया जाए। तो यही उनकी स्थापना थी और इसी संकल्प, यही स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मार्क्स के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। अब ये द्वंद्वात्मक क्या होता है? द्वंद्वात्मक जो है वो पूंजीपति वर्ग और जो एक तरह से हम कह सकते हैं मजदूर वर्ग है, उसके बीच का जो द्वंद्व है, ठीक है, उसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया है। मार्क्सवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है और उन्होंने ही इस विचारधारा को पल्लवित किया अर्थात विकसित किया। ठीक है, एंगल्स उनके सिद्धांतों के प्रमुख व्याख्याता थे। अब जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने जो भी अपने सिद्धांत दिए, एंगल्स जो थे उन्होंने उनके कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की क्या की? व्याख्या की। तो इसलिए उन्हें क्या बताया है? कार्ल मार्क्स का व्याख्याता। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का जो सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई। लियोनचेव एक रूसी विद्वान थे। ठीक है, मार्क्सवाद का पहला प्रयत्न था। पहला प्रयत्न क्या बताया कि मार्क्सवाद का पहला प्रयत्न था जिसने मनुष्य समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। मार्क्स ने भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों को धुंध में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियाद डाली। अब इनका मानना यही है कि एक तरह से ये जो है विकास की वैज्ञानिक दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स ने अपनाया। ठीक है, और कहता है कि जो भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमले थे, कहता है उनको हटाकर उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियाद डाली। स्तेपानोवा जो दूसरे हमारे विद्वान हैं, मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की मार्फत समाजवाद का रास्ता बनाया। अब इन्होंने क्या कहा? सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की मार्फत समाजवाद का रास्ता बनाया। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की शिक्षा मार्क्सवाद का आधारभूत तत्व बताई जाती है। मार्क्स की शिक्षा मजदूर वर्ग की विचारधारा है। मार्क्स ने जो भी शिक्षा दी है वो एक तरह से मजदूर वर्ग की विचारधारा कह सकते हैं हम उसे। उनके बुनियादी हितों की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, वह संसार के क्रांतिकारी काया पलट का विज्ञान है। वो कहते हैं संसार का काया पलट करना चाहते थे मार्क्सवाद। जो समाज है उसको वर्ग ही विहीन बनाना चाहते थे कि कोई भी वर्ग के आधार पर कोई विभाजन समाज में नहीं होना
चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने क्रांति की और ये एक तरह से समाज का कायापलट या संसार का कायापलट हम कह सकते हैं। अब कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं पर हम एक दृष्टिपात करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी। उनकी 2 रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती हैं, जिसे विशेष रूप से हम साम्यवाद या समाजवाद के लिए पढ़ते हैं। समाजवादी घोषणा पत्र है उनका, जो 21 फरवरी 1848 को जर्मन भाषा में लिखा गया, ठीक है। और दूसरा है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है ये सबसे इनका प्रमुख बताया जाता है। दास कैपिटल का जो प्रथम खंड है 1867 ईस्वी में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के कुल 3 खंड हैं। मार्क्स ने प्रथम खंड में पूंजीवादी का व्यापक विश्लेषण किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, उसका व्यापक इन्होंने विश्लेषण किया है अपने दास कैपिटल के प्रथम खंड में, ठीक है। और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला। मार्क्स की मृत्यु होने के कारण उसके अंतिम 2 खंड एंगेल्स ने पूरे किए और मार्क्स को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस पुस्तक को साम्यवादी साहित्य का वेद माना जाता है, ठीक है। तो दास कैपिटल जो रचना है इनकी, इसमें 3 खंड हैं। जो पहला भाग है वो मार्क्स के द्वारा लिखा गया और इनके जो 2 भाग हैं वो एंगेल्स के द्वारा लिखे गए। और एंगेल्स क्योंकि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के प्रमुख व्याख्याता भी बताए गए हैं, पीछे हमने पढ़ा, तो हम देखते हैं कि उन्होंने मार्क्सवाद का जो दास कैपिटल था इसके 2 अन्य खंड लिखकर निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस पुस्तक को ही साम्यवादी साहित्य का वेद माना जाता है। अब यदि आपसे कोई नेट आदि की परीक्षा में या वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई साम्यवादी साहित्य का वेद किसे माना जाता है, तो दास कैपिटल को, ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं और हम आपको बता देते हैं। मुख्य रचनाएं जिस पर कि हमारा मार्क्सवादी ये सिद्धांत आधारित है वो हम पहले आपको बता दी हैं, प्रथम और द्वितीय। अब देखिए आगे और भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन पर हम एक बार दृष्टिपात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और द सिविल वॉर इन फ्रांस, और ये 1848 ईस्वी में। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से इनकी और भी बहुत रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कुछ मुख्य रचनाओं की हमने यहाँ पर चर्चा की। अब देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो ये मार्क्सवाद था ये किस प्रकार से और क्या उनकी विचारधाराएं रही। कि 19वीं सदी के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन में सबसे गहरा प्रभाव कार्ल मार्क्स व फ्रायड का रहा, ठीक है। तो 19वीं सदी में सबसे गहरा प्रभाव जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन में किसका रहा? मार्क्स का और फ्रायड का। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये जब हम फ्रायड आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद हम मार्क्स का जब हम मार्क्सवाद पूरा कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद हम फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद पर भी परिचर्चा करेंगे। तो मार्क्स की विचारधारा समाज गठन के मूल में अर्थव्यवस्था के प्रभाव को अनिवार्य रूप से स्वीकार करती है, ठीक है। वह फ्रायड के विचार व्यक्तित्व के विकास में अंतः चेतना के अनिवार्य प्रभाव पर बल देता है। दोनों का मत अलग था। इन दोनों की धाराओं का 20वीं सदी के चिंतन और साहित्य पर असामान्य प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर सत्यदेव मिश्र ने मार्क्सवाद को 4 भागों में विभक्त किया। अब मार्क्सवाद के जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जैसा कि पीछे भी हमने बताया, जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसका सबसे जो प्रमुख आधार बताया जाता है मार्क्सवाद किस पर आधारित है? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर। सेकंड जो उन्होंने बताया ऐतिहासिक भौतिकतावाद। तीसरा है उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और ये वर्ग संघर्ष किस में बताया? पूंजीपति वर्ग में और मजदूर वर्ग में, ठीक है। और अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये हमारे मार्क्सवाद के 4 भागों में इन्होंने मार्क्सवाद को विभक्त किया कि किस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग का कैसे क्या शोषण हो रहा है और किस आधार पर उन्होंने इसको विभाजित किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हमारा मार्क्सवाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधारित है, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर परिचर्चा करेंगे। यह जो शब्द है ये द्वंद्व और भौतिक
वाद के मिलने से बना है। भौतिकवाद द्वंद्व प्लस भौतिकवाद के मिलने से बना है। मार्क्स के दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता द्वंद्वात्मक है। ठीक है, एंगल्स ने एक उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की है कि मिट्टी में बीज को बोना। ठीक है, कि मिट्टी में किसी बीज को हमने रोपित कर दिया, ठीक है, बोया उसके अंदर, उसका अंकुरित होना। और जब हमने मिट्टी के अंदर बीज बो दिया है तो निश्चित रूप से वो अंकुरित होता है। ठीक है, और फिर वह पककर पुनः बीज बन जाता है। देखिए, बीज को हम पहले मिट्टी में बोते हैं, फिर वह अंकुरित होता है और फिर से वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, बीज एक स्थिति, बीज जो है एक क्या है, स्थिति है। बीज अनेक विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता है और अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है। अब जो बीज है ऐसा तो नहीं है कि बीज आसानी से ही अंकुरित हो जाता है, नहीं। बीज जो है उसको अंकुरित होने में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी ओले भी पड़ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है। तो इस प्रकार से उस बीज को अंकुरित होने में, पौधा बनने में और उस बीज तक वापस पहुंचने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। और अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है, वो पौधे के रूप में बदलना ही प्रक्रिया है। ठीक है, एक स्थिति है और दूसरी क्या है, प्रक्रिया। तो इसके आधार पर क्या कहते हैं, पौधे पर फल लगना, पककर बीज बनना समन्वय कहा जाएगा। समन्वय किसको कहा है उन्होंने, कि पौधे पर फल लगा और फल लगने के बाद वह पककर वापस बीज में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या है, समन्वय कहलाएगा। ठीक है, अब जो भौतिकवाद इस पर कैसे आधारित है वो देखिए। ये उदाहरण आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, एक क्रिया, एक उन्होंने स्थिति बताई, एक तरह से एक प्रक्रिया बताई उन्होंने कि प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, कि एक पौधा है, एक बीज है, उसको हमने मिट्टी में बोया, बोने के बाद वो अंकुरित हुआ और फिर पुनः बीज में बदल गया। यह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यदि उसका बीज नहीं बनेगा तो फिर उस पौधे को हम दोबारा से बो भी नहीं सकते। समझ आ गया? यह जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बीज एक क्या है, हमारे सामने एक स्थिति है बीज। ठीक है, बीज अनेक विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता है और फिर अंकुरित होता है, पौधे का रूप धारण करता है, पौधे के रूप में बदलना एक प्रक्रिया है उसकी। ठीक है, और पौधे से वह फल और फल से वह पककर फिर से बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह एक समन्वय की प्रक्रिया का है। अब डॉक्टर सत्यदेव मिश्र का कहना है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार जगत की सभी वस्तुएं तथा घटनाएं अपने अभ्यंतर, विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी प्रक्रिया के आधार पर अनावृत रूप से परिवर्तनगामी और विकासोन्मुखी रहती हैं। अब मार्क्स देखिए, हमने जो ऊपर उदाहरण दिया है उसको हम थोड़ा सा जो डॉक्टर सत्यदेव मिश्र ने जो इसकी डेफिनेशन दी है मार्क्सवाद की, भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता की, तो इस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार जगत की सभी वस्तुएं, यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं तथा जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अभ्यंतर विरोध कहता है, उनका आरंभ में विरोध भी होता है, और कहता है संघर्ष, कहता है उन सब से निपटने के लिए व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है। ठीक है, द्वंद्ववादी प्रक्रिया के आधार पर अब कहता है कि संघर्ष होगा तो निश्चित रूप से दो पक्ष होंगे। ठीक है, तो कहता है कि यह द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया है इसके आधार पर अनावृत रूप से परिवर्तनगामी, कि ये इस संसार का नियम है कि परिवर्तन जो है हमें प्रकृति ने ही सिखाया है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और विकासोन्मुखी रहता है, और इसी के कारण व्यक्ति विकास की तरफ आगे बढ़ता है। यदि बीज की यह प्रक्रिया बार बार नहीं होगी, यदि वह बीज को मिट्टी में बोने के बाद फिर से जब वह बीज तक की प्रक्रिया में नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या है, अगर वो बीज नहीं बनेगा दोबारा से, तो फिर निश्चित रूप से हम बीज को बो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी बीज जो हैं वो तो समाप्ति हो जाएंगे।
तो यहाँ जो है डॉक्टर सत्यदेव मिश्र जी का ये कहना है कि जो प्रकृति है उसने हमें सिखाया है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और इसी के कारण हम विकास की तरफ आगे भी बढ़ते हैं। ये हमारे विकास का भी कारण है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा विकास वहीं पर रुक जाएगा। और जीवन जो है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज ए लाइफ, तो जीवन तो है ही संघर्ष। यदि उसमें संघर्ष नहीं होगा तो फिर ये समझिए कि हमारा विकास वहीं पर रुक जाता है। निश्चित रूप से हर दिन हमारे सामने नई कठिनाइयाँ, नई मुश्किलें जब आती हैं तो निश्चित रूप से हमें यही समझना चाहिए, उनसे दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि उनसे निकलने का हमें रास्ता खोजना चाहिए। और निश्चित रूप से हम जब निश्चित रूप से ऐसी जब कठिनाइयाँ हमारे सामने आएंगी तो हम उनसे संघर्ष करेंगे और विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मार्क्स के अनुसार विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। वो कहता है कि विचार नहीं, मार्क्स मानते हैं कि विचार नहीं, भौतिक पदार्थ जो है वो इस जगत का आधार है। मार्क्स के द्वंद्ववाद का उपयोग भौतिकवाद के समर्थन के लिए किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन ही परम सत्य है, यानी परिवर्तन जरूरी है। अब देखिए एक मनुष्य का भी यदि हम ध्यान दें, पहले वो बच्चा होता है, ठीक है, छोटा सा नवजात शिशु होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है, शैशव अवस्था में आता है, फिर वो किशोर अवस्था में बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में आता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ, प्रौढ़ अवस्था, फिर वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ जाता है। तो ये कहता है कि भाई ये तो एक नियम है, ठीक है ना, और ये जो परिवर्तन का नियम है यही क्या है, परम सत्य है। इसके लिए देश काल से परे किसी भी अमर सत्ता का महत्व नहीं है। यहाँ पे जो मार्क्सवाद है वो परिवर्तन को ही परम सत्य मानते हैं। द्वंद्ववाद होता क्या है, ठीक है, द्वंद्ववाद होता क्या है, हम इसका अर्थ एक बार देखेंगे। दो या दो से अधिक लोगों के बीच चर्चा करने की विधि जो किसी विषय पर अलग अलग राय रखते हैं किंतु तर्कपूर्ण चर्चा की सहायता से सत्य तक पहुंचने के इच्छुक हैं, वही क्या कहलाता है, द्वंद्वात्मक। यानी दो वर्गों के बीच जो संघर्ष चल रहा होता है और वो अपनी अलग अलग राय के द्वारा जब सत्य तक पहुंचने के इच्छुक होते हैं तो वही कहलाता है द्वंद्वात्मक। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार की उत्पत्ति एवं विकास भौतिक शक्तियों के संघर्ष से होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के संघर्ष के फलस्वरूप तीसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। अब वो तीसरी वस्तु की उत्पत्ति क्या होती है, यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। निश्चित रूप से देखिए कि जब शासक और शोषित, ठीक है, शासक और शोषित जो वर्ग है उसके बीच जब संघर्ष होता है, ठीक है, तो तीसरी वस्तु क्या होती है उनके बीच, क्रांति। ठीक है, और वो जो क्रांति होती है वही नवनिर्माण का कारण भी बनती है। नवनिर्माण उस क्रांति के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, आदिकाल से चली आ रही है। कि हमने देखते हैं कि जब जब पृथ्वी पर बहुत अधिक कह सकते हैं कि पाप बढ़ जाता है तो उसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी क्रांति समाज में अवश्य होती है और जिसके कारण फिर से नवनिर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस विकास क्रम में योग्यता की सत्ता बनी रहती है और जिसमें जितनी योग्यता होगी निश्चित रूप से उतना विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। मार्क्स इस सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता। देखिए, मार्क्स यहाँ पे किसी आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता बल्कि वह परिवर्तन को ही परम सत्ता स्वीकार करता है। यह भौतिक संसार अपने विकास का कारण स्वयं है। कहता है ये भौतिक संसार है, इसका विकास किसी ने नहीं किया बल्कि इसका विकास का कारण जो है वो स्वयं है। इसीलिए मार्क्स आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास नहीं करता। अब नेक्स्ट जो दूसरा है हमारा भाग, उस पर हम परिचर्चा करेंगे, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। तो द्वंद्वात्मक आपको समझ आ गया होगा कि जब दो वर्गों के बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्गों के बीच, यहाँ विशेष रूप से मार्क्स ने जो है पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच जो संघर्ष होता है, जो तीसरी क्रांति जन्म लेती है, उनके बीच क्या होती है, क्रांति। ठीक है, और जब उनके संघर्ष से जो क्रांति होती है वही समाज के विकास का या जो परिवर्तन आता है, नवनिर्माण का कारण बनती है।
और नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकतावाद कि आत्मवादी दर्शन का कहना है कि चेतना के निरंतर विकास के कारण ही मानव संस्कृति का विकास हो रहा है। इसे इतिहास दर्शन की आदर्शवादी व्याख्या हम कह सकते हैं। अन्य शब्दों में इसे आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। हेगेल ने इसी मान्यता का समर्थन किया था। उसमें हमने देखा कि फ्रायड और मार्क्स, ठीक है, समर्थन में थे, और यहाँ ऐतिहासिक जो भौतिकतावाद है इसका समर्थन किस पे कौन कर रहा है? हेगेल। इसके विरोध में भौतिकवादी सिद्धांत का जन्म हुआ। हेगेल ने इस मान्यता को माना, किस मान्यता को माना? आध्यात्मिक विकासवाद को, जबकि मार्क्स जो है वो आध्यात्मिकता को, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक आदि में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। यह समाज और उसके विकास, समाज और उसके इतिहास के अध्ययन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रसारण है, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या करता है? समाज और उसके इतिहास के अध्ययन, जब हम समाज का और इतिहास का अध्ययन करते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रसारण होता है। मार्क्स ने इतिहास को भौतिकवादी दृष्टि से देखा है, ठीक है। इतिहास को कैसे देखा है? भौतिकवादी दृष्टि से उन्होंने देखा है। इसके अनुसार आर्थिक परिस्थितियां ही सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल आधार है, यानी व्यक्ति की जो आर्थिक परिस्थितियां होती हैं वही उसकी सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार होता है, यानी समाज में उसका जो दायरा है वो तय होता है आर्थिक दृष्टि से। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत होता है लोग उसकी बात को अहमियत भी देते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है यदि वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि आर्थिक दृष्टि के आधार पर ही जो सामाजिक दायरा है वो व्यक्ति का तय होता है। मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ आर्थिक हैं, ठीक है। मानव को समाज और इतिहास में स्थापित करने वाली या निर्धारित करने वाली कि कौन क्या है, इस समाज में मानव की क्या अहमियत है, कहता है ये जो है उसकी आर्थिक जो शक्ति है वो उस पर आधारित होती है। इतिहास के विकास की दिशा समाजवाद की ओर उन्मुख करती है, और कहता है जैसे जैसे इतिहास का विकास होता है वह समाजवाद की ओर उन्मुख होता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ऐतिहासिक प्रक्रिया को बल दिया, ठीक है। इसके मूल में संघर्ष को महत्व देकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की गई। तो हमने देखा द्वंद्वात्मकता में तो बताया कि दो वर्गों के बीच कोई संघर्ष होता है, ठीक है, और दो वर्ग जो हैं वो तर्क वितर्क के द्वारा सत्य तक पहुंचने के इच्छुक होते हैं। अब भौतिकवादी जो दूसरा हमारा पहला हमारा भौतिकवादी द्वंद्वात्मक हमने समझा, और दूसरा क्या है? ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक। इतिहास यानी इतिहास गवाह है कि समाज में मानव का जो दायरा है वो निर्धारित करने में सबसे अधिक जो उसकी आर्थिक शक्ति है वो महत्वपूर्ण होती है, यानी व्यक्ति जो है जितना अधिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा समाज में भी उसका उतना ही बड़ा रुतबा होगा। ये इतिहास में हमने ऐसा देखा गया है। और नेक्स्ट हम परिचर्चा करते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास न तो सहज होता है और न ही शांत होता है, यह विकास संघर्ष पर आधारित होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास का जो विकास है न तो वो सहज रूप से हो जाता है, कोई ये कहे कि सहज रूप से ये हो गया, नहीं। इतिहास का जो विकास है न सहज रूप से होता है और न ही शांत से। यह जो है विकास संघर्ष पर आधारित है, ठीक है। यह संघर्ष शांत भी हो सकता है और उग्र भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शांत संघर्ष भी होता है और क्रांति के रूप में भी संघर्ष होता है। मार्क्स मुख्य से दो वर्गों की, मार्क्स अपने इसमें वर्ग संघर्ष में मुख्य रूप से दो वर्गों की बात करता है, ठीक है। पहला वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक है और दूसरा वर्ग जो केवल शारीरिक श्रम करता है। तो पहला वर्ग मालिक जो है, सॉरी बच्चों, जो पहला वर्ग जो मालिक है उसको हम क्या कहेंगे? पूंजीपति वर्ग। और दूसरा जो वर्ग है शारीरिक श्रम करता है उसको हम मजदूर वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, ठीक है। वो शांत भाव से भी हो सकता है और क्रांति के रूप में भी हो सकता है। मार्क्स ये मानता है कि इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष के अंततः सर्वहारा वर्ग की जीत होती है, अर्थात हमेशा से ही मजदूर वर्ग की जीत होती है। आदिम समाज वर्ग संघर्ष से रहित था,
ये कहता है जब प्रारंभ में आदिम जो समाज था वो वर्ग संघर्ष से रहित था। क्यों था वो वर्ग संघर्ष से रहित? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन और स्वयं उपभोग करता था, इसलिए यह समाजवादी समाज था। देखिए हम देखते हैं कि जब आदि मानव इस सृष्टि में सबसे पहले आदि मानव का जो जन्म हुआ तो हम देखते हैं वर्ग संघर्ष नहीं था। उसका मुख्य कारण क्या था कि उत्पादन भी वह स्वयं करता था और उसका उपभोग भी स्वयं करता था, यानी शासक और शोषित का तो कोई उसमें परिचर्चा ही नहीं है। तो निश्चित रूप से उस समय क्या थी? समाजवादी समाज था। ठीक है, वर्ग संघर्ष था ही नहीं। ये समाज जो था हमारा वर्ग संघर्ष से रहित था, जिसको हम मानते हैं कि ये पहला वर्ग था समाज में, ये पहला प्रारूप था मानव का। समाज के विकास होने के साथ साथ स्पष्टतः धनी और निर्धन, शोषित और शोषक दो वर्गों में बढ़ता चला गया। लेकिन कहता है जैसे जैसे आदि मानव ने, ठीक है, विकास आविष्कार करना प्रारंभ किया, कहता है वैसे वैसे जो समाज है उसमें भी वर्ग बनते चले गए। धनी और निर्धन वर्ग बन गया, शासक और शोषित वर्ग बन गए। वर्गों के आते ही संघर्ष आरंभ हो गया। और कहता है जैसे ही वर्ग बने तो कहता है निश्चित रूप से उनमें संघर्ष भी आरंभ हो गया, क्योंकि समाज शासक और शोषित दो वर्गों में बट गया। ठीक है, जो लोग शासक बन गए वो एक श्रेणी में आ गए, और जो शोषित थे, शासक के द्वारा जो शोषित किए जा रहे थे, वो सब एक श्रेणी में आ गए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद आया। लेकिन कहता है कि सबसे मुख्य जो हम कह सकते हैं कि काल की यदि हम बात करें, औद्योगिक क्रांति काल की यदि हम बात करें, ऊपर के जो तीनों काल हमने बताए आपको, पहले आदि मानव आया जब समाजवादी व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे, उसके बाद का जो समय आया, ठीक है, उसमें शासक और शोषित दो वर्ग बन गए थे। अब शासक और शोषित जो वर्ग थे वो दो वर्गों में बंटता तो चला गया था, लेकिन संघर्ष आकर ये शुरू होने लगा। लोगों ने जब हम वर्गों में आ ही गए तो उनमें संघर्ष होना भी निश्चित था, क्योंकि शासक वर्ग जैसे जैसे उनको शोषित वर्ग को पीड़ित कर रहा था, तो निश्चित रूप से पृथ्वी भी उतना ही भार सह सकती है जितनी कि अति हर चीज़ की खराब होती है। और जैसे जैसे पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो वह ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है, लावा के रूप में। इसी प्रकार से यदि किसी गरीब मजदूर को ज़्यादा सताया जाएगा तो निश्चित रूप से वह क्रांति जन्म लेती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है उत्पादन के साधन पूंजीपति वर्ग के हाथ में चले गए। अब जितने भी उत्पादन, देखिए एक होता है उत्पादन करने वाला, एक होता है उपभोग करने वाला। तो उत्पादन के जो साधन थे पूंजीपति वर्ग के हाथ में चले गए और समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के शोषण के कारण श्रमिकों में जागरूकता आएगी और तब दोनों वर्गों के बीच संघर्ष एक क्रांति को जन्म देगा। इसमें पूंजीपति वर्ग की निश्चित हार होगी और श्रमिक वर्ग की जीत होगी, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से जो इतना परिश्रम कर रहा है, जो हर चीज़ का उत्पादन कर रहा है, निश्चित रूप से उसका जो उपभोग है वो शासक वर्ग कर रहा है, तो निश्चित रूप से क्रांति होगी, लेकिन जीत उसमें किसकी होगी? श्रमिक वर्ग की। अब अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उस पर एक बार परिचर्चा करेंगे हम। इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों को किस प्रकार से शोषण किया जाता है। उसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पूंजीपति श्रमिकों के श्रम का, जैसे पूंजीपति जो वर्ग है, श्रमिकों ने परिश्रम किया, मान लीजिए कोई अनाज उगाया किसान ने, और जब वो मंडी में जाता है और उसे पूंजीपति वर्ग खरीदता है तो उसका जो मूल्य है अंकित किया जाता है, वो मनमाने व्यवहार से किया जाता है। यानी पूंजीपति वर्ग जो है उसको मनमाना मूल्य में खरीदता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई सरकारी मूल्य रेट तय हो गया है और उसी पर लिया जाए, नहीं, उसमें पूंजीपति वर्ग जो है वो मनमाना मूल्य वसूल करता है। ठीक है, मूल्य अंकित कर उसका शोषण करते हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण श्रमिक का श्रम है तथा जिस कीमत पर वह बाजार में बिकती है इससे में बहुत अंतर होता है। मार्क्स इसी अंतर को वस्तु का अतिरिक्त मूल्य मानता है, जिसे बिना कुछ किए ही पूंजीपति वर्ग बीच में ही हड़प जाता है। अब देखिए पूंजीपति वर्ग जो है श्रमिक वर्ग से उस अनाज को खरीद रहा है और फिर उसे उच्च दामों में वो बेच रहा है, जबकि उनसे बहुत कम दाम में वो खरीद रहा है। तो इस प्रकार से जो है पूंजीपति वर्ग कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन बीच में वो बहुत बड़ा जो है पूंजी का एक हिस्सा है वो हड़प रहा है बीच में। यानी श्रमिक का जो श्रम है उसका मेहनताना पूंजीपति वर्ग को मिल रहा है। यही कारण है कि मालिक और श्रमिक के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है।
अब मार्क्सवाद की देन क्या थी, मार्क्सवाद ने क्या क्या इस सिद्धांत के द्वारा समाज को दिया। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में सफल हुए मार्क्सवाद, क्योंकि साहित्य में जनजीवन को कैसे लाने में सफल हुए मार्क्सवाद, हम देखते हैं कि जिस समय मार्क्सवादी विचारधारा पनप रही थी, रूसी क्रांति, ठीक है, उसी समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में भी जो हमारा भारतीय साहित्य हमें प्राप्त होता है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रगतिवाद जो हमारा है, ठीक है, आधुनिक काल में जो प्रगतिवादी काव्यधारा है उसमें निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें उस समय जो है ताजमहल की रचना हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा हाय मृत्यु का ऐसा हमारा पार्थिविक पूजन, जब विश्व निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, ठीक है, कि मरने वाले का तो इतना हमारा पार्थिविक पूजन किया जा रहा है और जो जग के जीवन बच्चे हैं वो निर्जीव पड़े हैं, अर्थात भूख प्यास से तड़फ रही हैं, ठीक है। और इस जब ये क्रांति हुई तो निश्चित रूप से जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, ठीक है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग पर, ठीक है, और उन्होंने क्रांति के रूप में कहा बहुत सारे, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी भी प्रगतिवादी कवि थे। जैसे उन्होंने कहा कि यह किसका कंकाल पड़ा है, ठीक है, यानी एक तरह से मानव का जो कंकाल होता है कि यह पूंजीवादी समाज के जुल्मों का जंजाल पड़ा है, यह किसका कंकाल पड़ा है। जब उन्होंने एक मजदूर वर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसकी जब कंकाल यानी उसके शरीर पर बिल्कुल मांस नहीं होता है, सिर्फ हड्डियां होती हैं, ठीक है, कंकाल के रूप में वो दिखाई देता है, तो कवि ने उसमें एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी, ठीक है, कि यह पूंजीवादी समाज के जुल्मों का जंजाल पड़ा है, यह किसका कंकाल पड़ा है। तो इस प्रकार से साहित्य जो था, मार्क्सवाद ने साहित्य को जो था उसको जनजीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया और उन्होंने क्रांति के समय भी बहुत देशवासियों को जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी। जैसे उन्होंने कहा बड़े दूध मुए बच्चे लेकर हाथों में नंगी करवाल, माँ की कोख गर्भ से बोली धन्य धन्य माई के लाल। बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके उन्होंने कि एक दूध मुआ जो बच्चा है वो भी हाथ में नंगी करवाल लेकर आगे बढ़ रहा है और उसकी माँ कह रही है कि धन्य हो माई के लाल। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है जो समाज एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में क्रांति लाने का कार्य जो था वो साहित्य के द्वारा उस समय किया गया। मार्क्सवाद विचारधारा का केंद्र मानव है, उसी की स्वतंत्रता और कल्याण के लिए मार्क्सवाद संघर्ष करता है, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए और मानव के कल्याण के लिए ही मार्क्सवाद क्या कर रहा है, एक तरह से संघर्ष कर रहा है। वह मनुष्य का यथा तथ्य चित्र अंकित करना चाहता है, कहता है कि वो कोई भारी दिखावा नहीं करना चाहता। मार्क्सवाद केवल जैसा मनुष्य है उसका वैसा का वैसा यथा चित्र जो है यानी यथार्थ उसका चित्रांकित करना चाहता है। मनुष्य को उसके सुख दुख और हार जीत से परिचित कराता है। कहता है कि एक श्रमिक जो वर्ग है उसे पता ही नहीं कि उसके जीवन में सुख और दुख, यानी उसने दुख ही दुख देखता है, लेकिन यह मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उसे दुख के साथ साथ सुख से भी परिचित कराती है, हार के साथ साथ उसे जीत से भी परिचित कराता है। मार्क्सवाद ने काव्य कला और मानव संबंधों पर प्रकाश डाला है। काव्य कला भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि काव्य में भी मानव संबंधों पर मार्क्सवाद ने प्रकाश डाला है। और मार्क्सवाद ने यह सिद्ध किया कि कला जनसाधारण से संबंधित है, कि जो काव्य है जो कला है वो सामान्य वर्ग से संबंधित है। मार्क्सवाद की महत्ता और उसके मूल्य पर भी बल दिया। मार्क्सवाद ने देखिए जो है मार्क्सवाद की महत्ता यानी मार्क्सवाद पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए समाज में, साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने बहुत बल दिया है। महलों में बैठकर लिखी गई कविता खोखली होती है, ऐसा मार्क्सवाद ने कहा, क्योंकि उनका मानना था कि जब बहुत सारे, क्योंकि मार्क्सवाद ने देखा कि बहुत सारे ऐसे कवि थे प्रारंभ में जो कि अपने पूंजीपति वर्ग यानी कह सकते हैं कि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा में उन्होंने साहित्य लिखा, जबकि जनजीवन से उन कविताओं का कोई लेना देना नहीं था, यानी जनसाधारण पर कोई कविताएं नहीं लिखी गई, समाज पर कोई कविताएं नहीं लिखी गई, या हम यूँ कहें कि साहित्य नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर ऐसे जो कवि हैं उन पर मार्क्सवाद कटाक्ष करते हुए कहा है, व्यंग्यात्मक रूप में कहा है कि जब जब कलाकार कहता है कि महलों में बैठकर लिखी गई कविता खोखली होती है, कि जब
कोई अपने सामंत या राजा के आश्रय में रहकर कविता लिखता है तो केवल उसकी प्रशंसा में वो कविता लिखता है, उसका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसी कविता जो होती है वो खोखली कविता होती है, उसमें कोई सार तत्व नहीं होता। नेक्स्ट मार्क्सवाद कहते हैं कि जब जब कलाकार जनसाधारण से टूटता है, और कहता है जब जब ऐसे जो कलाकार या कवि हैं जो राजाओं के, सामंतों के या पूंजीपति वर्ग के अधीनस्थ रहते हैं, और कहता है जनसाधारण से जब उनका नाता टूट जाता है तब तब उसकी कला का पतन होता है। तो कहता है चाहे वो कितनी भी अच्छी कला का प्रदर्शन करना चाहे, लेकिन उस समय उसकी जो कला है वो विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती, उसकी विकास का पतन होगा ही होगा, यानी उसकी कला का पतन होगा ही होगा, क्योंकि उसकी कला का जो दायरा है वो बहुत ही सीमित हो जाता है। हिंदी साहित्य पर भी मार्क्सवाद आलोचना का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया कि साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में कैसे सफल हुआ है। तो मार्क्सवादी आलोचना सिद्धांतों में आज के जो आलोचक हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद जो हैं उन्होंने भी अपने उपन्यासों में निश्चित रूप से मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया है, यथार्थवाद को उन्होंने सामान्य जनजीवन से अपने उपन्यासों को जोड़ा है। और यदि हम कहें कि बहुत सारे ऐसे, जैसे बात करें हम प्रेमचंद के उपन्यासों की, तो विशेष रूप से उनके उपन्यासों पे हमें मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। शिवमंगल सिंह सुमन के साहित्य पर हमें मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी जो प्रगतिवादी जो कविताएं हैं उन पर हमें निश्चित रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारतीय जो हमारा साहित्य है उस पर मार्क्सवादी जो आलोचना है उसका बहुत ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मार्क्सवाद की आलोचना भी की गई। देखिए कोई ऐसा सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता कि जिसकी आलोचना ना हो, ठीक है, और आलोचना होती है तो भी उसका एक विकास ही समझिए, क्योंकि आलोचना जो करने वाला आलोचक जो होता है वो भी उस पूरे एक तरह से सिद्धांत पर, उस जिसने सिद्धांत लिखा है, ठीक है, एक आलोचक भी पूर्ण रूप से उस सिद्धांत को उसी श्रेणी में आकर पढ़ता है और उसका निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से निकालता है। तो निष्कर्ष निकालना भी ज़रूरी होता है। तो मार्क्स का यह सिद्धांत साहित्य क्या सचमुच साहित्य का मूल्यांकन कर सकता है, अथवा हम इसे सर्वांगीण सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि केवल क्या ये साहित्य सिद्धांत पर आधारित लिखा गया है या इसे सर्वांगीण सिद्धांत कह सकते हैं हम। मार्क्स का यह दृष्टिकोण व्यवहारिक अधिक है, कहता है व्यवहारिक अधिक लगता है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु की आर्थिक दृष्टि से देखकर उसका मूल्यांकन किया है। क्योंकि कहता है कि प्रत्येक बात को उन्होंने इस सिद्धांत में जो है आर्थिक दृष्टि से जोड़ा है। अर्थ की प्रधानता को प्रत्येक युग में रही है, और ये बात सही है कि अर्थ की प्रधानता जो है वो प्रत्येक युग में रही है और आगे भी रहेगी। और साहित्यकार को अपने परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिला, बल्कि उसकी गणना भी शोषित वर्ग में ही की जानी, अब भी शोषित वर्ग में ही की जा रही है। भले ही मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने लिखा, रूसी क्रांति भी हुई, भारत में भी यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है कि क्रांतियाँ होती रही हैं मजदूर और शासक वर्ग के बीच, लेकिन फिर भी कहता है कि ये वर्ग रहेंगे और शोषक वर्ग का दास बन गया है, ठीक है। प्रत्येक साहित्यकार जो है वो शोषक वर्ग का दास बन गया है, बिकाऊ है। मार्क्स का यह दृष्टिकोण एकांगी है। वो कहता है कि जितने सभी साहित्यकार जो हैं, कुछ की बात नहीं कर रहा, वो कहता है कुछ साहित्यकारों के आधार पर सभी साहित्यकारों की तुलना नहीं की जा सकती। वो कहता है कि कुछ साहित्यकार हो सकते हैं जो किसी पूंजीपति के आश्रय में रहकर अपना साहित्य लिख रहे हों, लेकिन कहता है ये अगर हम उस पर लागू करते हैं तो कहता है निश्चित रूप से जो और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, कहता है कि फिर एक तरह से उन साहित्यकारों की उपेक्षा होती है, क्योंकि मार्क्स का यह दृष्टिकोण एकांगी सा लगता है। सर्वांगीण रूप से विवेचन करने पर हम देख सकते हैं कि साहित्य का उद्देश्य तो आनंद प्रदान करना ही होता है, अर्थात सबको आनंद प्रदान हो, और उनका जो विषय होता है वो निश्चित रूप से सबका सामंत प्रशंसा नहीं होती, सबका पूंजीपति वर्ग की प्रशंसा करना उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य दिया है और सामान्य जनजीवन से जोड़कर उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। तो इस प्रकार से साहित्य का उद्देश्य तो जनसाधारण को आनंद प्रदान करना होता है, सबको आनंद प्रदान करने का ही उसका उद्देश्य होता है, समाज को एक नई दिशा देने का उद्देश्य होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि कुछ भी आपको इसमें परेशानी हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बाय।